अगर आप फाइनल ईयर में हैं, आपके एग्जाम्स हो चुके हैं या चल रहे हैं या आने वाले हैं और आप अगर ये सोच रहे हैं कि अभी तक मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ, मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा, मेरी 4 साल की बीटेक डिग्री, मेरी 3 साल की बीसीए डिग्री के बाद भी मैं अनएम्प्लॉयड हूं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं वो 5 प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा जिससे आप अपनी पहली प्लेसमेंट, अपनी पहली जॉब क्रैक कर सकते हैं। और वो सारे प्रैक्टिकल तरीके सिर्फ आपके लिए होंगे ताकि 2027 तक आप अपनी पहली प्लेसमेंट क्रैक कर सके। बिफोर वी बिगिन, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो के प्रॉपर नोट्स बनाएं, जो भी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, क्योंकि पूरा प्रैक्टिकल गाइड होगा। मैं बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं करूंगा कि बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लाइफ में अभी बहुत सारी चीजें करनी, बिल्कुल भी नहीं। हम प्रैक्टिकल चीजों के बारे में बात करेंगे कि अगर आप एमएनसीज में जाना चाहते हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, विप्रो, इन कंपनीज को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो क्या आप अप्लाई कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते, और अगर कर रहे हैं तो क्या क्या पढ़ना है, कहां पर जाके अप्लाई करना है, उनकी विंडो क्या होती है, किस टाइम पे वो हायर करते हैं और क्या आप एलिजिबल होंगे नहीं होंगे, उन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। उसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि मैं स्टार्टअप्स में जाना चाहता हूं भैया, जो अभी रिसेंटली फंडेड स्टार्टअप्स हैं, जो कि ठीक ठाक अमाउंट पे करने के लिए तैयार रहते हैं, हम उन पे भी डिटेल में बात करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम बात करेंगे कि कम्युनिटी के बेसिस पे आप कैसे हायर हो सकते हैं, आप कनेक्शंस कैसे बिल्ड कर सकते हैं, आप रेफरल कैसे मांग सकते हैं। अभी आप एक फ्रेशर हैं और आप फ्रेशर के तौर पे कैसे मल्टीपल वेज में, मैं 5 तरीके बताऊंगा, इन तरीकों से आप अपनी पहली प्लेसमेंट क्रैक कर सकते हैं। तो प्लीज नोट्स बनाइएगा और ध्यान से सुनिएगा जो भी मैं बताने वाला हूं वीडियो में। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हर साल 15 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं सिर्फ इंजीनियरिंग फील्ड में, और उसमें से 83% स्टूडेंट्स की जॉब नहीं लगती है, एंड दैट्स अ रियलिटी। और उसके ऊपर अभी पिछले कुछ समय में ओरेकल ने 30,000 से ज्यादा लोगों को फायर किया है, Amazon ने 30,000 से ज्यादा लोगों को फायर किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने काफी बड़ा चंक अपना रिमूव कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि वो क्लाउड एआई का यूज करना स्टार्ट कर चुके थे। मेटा ने 8,000 से ज्यादा लोगों को फायर किया है, कॉग्निजेंट ने 12,000 से ज्यादा लोगों को फायर किया है, लिंक्डइन ने अपना 5% स्टाफ रिमूव कर दिया है क्योंकि वो एआई का यूज कर रहे हैं। तो इस माहौल में जब आप ये देख पा रहे हैं कि हायर नहीं हो रहे हैं नए लोग, बहुत सारे लोग फायर हो रहे हैं जो एग्जिस्टिंग कंपनीज में बैठे हुए हैं और वो भी जॉब्स के लिए आगे जाने वाले हैं, तो इस सिनेरियो में क्या जॉब लेना बिल्कुल भी आसान होने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। मतलब आप ये मान के चलिएगा कि आपको मेहनत तो अच्छे लेवल पे करनी पड़ेगी और आपको काफी सारी चीजें सीखनी भी पड़ेंगी, सही तरीके से अप्लाई भी करना पड़ेगा, सही मोमेंट पे अप्लाई करना पड़ेगा, टेस्ट के लिए नई चीजें सीखनी पड़ेंगी और नई चीजों के बेसिस पे आपको नई जगहों पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ नई टेक्नोलॉजीज को भी आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन रियलिटी चेक यह है कि जॉब लेना मुश्किल हो गया है, एंड दैट्स अ रियलिटी। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो, अगर आप ऑलरेडी काफी बढ़िया हैं, ऑलरेडी काफी हद तक चीजों को जानते हैं, तो आपके लिए थोड़ी सी चीजें आसान होंगी। लेकिन अगर आप एवरेज स्टूडेंट है जो अब अपनी जर्नी को थोड़ा बहुत कर चुका है लेकिन अब ठीक तरीके से लेके जाने वाला है, प्लेसमेंट पे फोकस करने वाला है, तो यहां से अब आपको रियलिटी माननी पड़ेगी कि हाँ, मुश्किलें होंगी और सुबह से लेकर शाम तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आप तैयार हैं तो ही इस वीडियो में आगे बढ़िएगा, क्योंकि अब यहां से जो चीजें आएंगी वो बताएंगी कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और कहां कहां आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले रूट के बारे में बात करते हैं कि क्या अभी हम एमएनसीज में जा सकते हैं, और जवाब है बिल्कुल हाँ। मतलब क्या हम एमएनसीज में अभी भी जा सकते हैं भैया, क्योंकि मैं पास आउट हो चुका हूं और एमएनसीज तो कॉलेज स्टूडेंट्स को हायर करते हैं? नहीं सर, एमएनसीज आपको भी हायर करेंगे, क्योंकि आप जब ग्रेजुएट हुए हो उसके 1 साल तक वो आपको एज अ फ्रेशर ट्रीट करते हैं। तो मतलब अगर आप 2026 में ग्रेजुएट हुए तो 2027 तक आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमें दिमाग लगा के समझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा कि उनके टेस्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है और कब हायर करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे कि टीसीएस, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, विप्रो, कॉग्निजेंट, माइंडट्री, बहुत सारी कंपनीज है, हेक्सावेयर, बहुत सारी कंपनीज है, और ये हायर करने की इनकी साइकिल क्या होती है वो समझाता हूं। जनवरी से मार्च में जब हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो टीसीएस एनक्यूटी नाम का एक एग्जाम होता है, एसेंचर की ड्राइव्स होती हैं, कॉग्निजेंट का जेंसी करके एग्जाम होता है और कैपजेमिनी का एक्सेलर एग्जाम होता है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जनवरी से मार्च हमारे पास एक विंडो है, अगर हम उसको टारगेट करते हैं, हम एमएनसीज में अगर जाना चाहते हैं तो वो परफेक्ट टाइम हमारे पास होने वाला है। अगर आप थोड़ा सा वेट और कर सकते हैं तो अप्रैल से जून में विप्रो का एलीट एनटीएच होता है, हैक विथ इन्फी होता है, जो कि इन्फोसिस में आपको प्लेस करने में हेल्प करेगा, और इन्फोसिस की हायरिंग ड्राइव्स भी होती हैं, तो आई गेस ये भी आपकी मदद करेगा। उसके अलावा जुलाई से लेकर अक्टूबर में भी टीसीएस की जुलाई साइकिल चलती है, माइंडट्री की साइकिल चलती है, विप्रो, तो आप इस साल भी अगले कुछ समय में अप्लाई कर सकते हैं जाके। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर नवंबर से दिसंबर में भी टेक महिंद्रा और भी काफी सारी कंपनीज यहाँ पे हायर करती हैं। ये मैं सिर्फ एमएनसीज की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी स्टार्टअप्स, कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की बात नहीं हो रही है। उसके अलावा इनका कॉमन स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा आपको कि क्या क्या वो लोग पूछने वाले हैं। तो सबसे पहला राउंड होगा आपका एप्टीट्यूड, रीजनिंग और बेसिक फिल्ट्रेशन राउंड। ये राउंड होता क्यों है? इस राउंड में ये पता चलता है कि कैंडिडेट कितना ज्यादा सीरियस है।
इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब यह है कि कैंडिडेट क्या बेसिक आईक्यू कंटेन करता है अपने अंदर कि नहीं रखता। तो एप्टीट्यूड राउंड, रीजनिंग राउंड, वर्बल रीजनिंग राउंड या मे बी ग्रुप डिस्कशन राउंड पहले राउंड में यहां पर आपको मिलेगा, जिसमें स्टूडेंट्स को फिल्टर किया जाता है। ये पता किया जाता है कि स्टूडेंट्स क्या हमारी कंपनी में आने के लायक भी है या नहीं है, क्या उसका बेसिक दिमाग भी चलता है या नहीं चलता। आई गेस यहां तक आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। कुछ टॉपिक्स यहां पे मैंने मेंशन किए हैं, ये कुछ टॉपिक्स को अगर आप स्ट्रांग रखते हैं तो आप टीसीएस, जिसका एप्टीट्यूड रीजनिंग थोड़ा सा मुश्किल होता है बाकियों के कंपैरिजन में, आप उनको भी क्लियर कर सकते हैं। मेरा एक छोटा सा सजेशन है, मैं आपको कोई पेड कोर्स लेने को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन यूट्यूब पे काफी सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। कुछ वीडियोस आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही होंगी, आप उनको जाके पढ़ सकते हैं ताकि आपको अच्छा खासा आइडिया लग सके क्या क्या करना है। या फिर अगर आप कोई ऑनलाइन बैच की तरफ भी जाना चाहते हैं तो हमारा बाय द वे एक प्लेसमेंट के लिए बैच होता है विच इज कोहोर्ट, तो उसमें हम एप्टीट्यूड रीजनिंग फ्री में प्रोवाइड करते हैं। तो आप अगर किसी ऐसे शेडियंस के कोर्स में जुड़े हुए हैं तो वो तो आपको फ्री में मिल जाएगा, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा सेकंड राउंड होता है जिसमें हम बात करते हैं टेक्निकल एमसीक्यूज की, जिसमें हम लोग बात करते हैं डीबीएमएस की, ऑपरेटिंग सिस्टम की, नेटवर्किंग, ऊप्स और बेसिक। ये होते हैं आपके इंजीनियरिंग के कोर कंसेप्ट्स। मेन फोकस आपको रखना है कंप्यूटर नेटवर्क्स पे, नेटवर्किंग क्या होती है, इंटरनेट कैसे काम करता है, एटसेट्रा, ऑपरेटिंग सिस्टम पे और डीबीएमएस पे। इन तीनों पे ही मेन फोकस आपको रखना है, जिससे आपके कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं तो एप्टीट्यूड और रीजनिंग सीखने में आपके लिए 15 दिन मोर देन इनफ है। अगर आप 15 दिन फुल फोकस के साथ पढ़ाई करते हो तो आप आराम से इसको क्लियर कर सकते हो। कोर कॉन्सेप्ट्स में सिर्फ थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप थ्योरी क्वेश्चंस को ठीक तरीके से पढ़ के जाते हैं, कहीं कहीं पे थोड़े से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप थ्योरी क्वेश्चंस भी अगर पढ़ के या इवन रट के भी चले जाते हैं तो आपका काम बहुत ईजिली वहां पर हो जाएगा। और आपको बस इतना ही पढ़ना है, ये दोनों चीजों में 1 महीना मोर देन इनफ है। मतलब आप पैरेलली एप्टीट्यूड और इसको दोनों को प्रिपेयर कर सकते हैं। 15 दिन भी मोर देन इनफ होंगे आपके इन दोनों राउंड्स के लिए। लेकिन इसके बाद मेन कहानी शुरू होती है, क्योंकि अब होगा आपका कोडिंग राउंड। भैया व्हाट एग्जैक्टली इज कोडिंग राउंड? कोडिंग राउंड में आपकी कोडिंग एबिलिटीज को टेस्ट किया जाएगा, जिसमें आपसे डीएसए पूछा जाएगा, जिसमें कुछ अरेज के क्वेश्चंस होंगे, स्ट्रिंग के क्वेश्चंस होंगे, हैश मैप के, रिकर्जन के एंड कुछ बेसिक लेवल डीएसए पूछा जाएगा। दोस्तों ये जो जितनी भी एमएनसीज मैंने आपको इंडिया की बताई है जो मास में हायर करती हैं, और कुछ और भी एमएनसीज जो है इंडिया में जो मास हायरिंग पे फोकस करती हैं, उनमें डीएसए बहुत बड़ा कंसर्न नहीं होता, फुल स्टॉप। मैं रियलिटी बता रहा हूँ। कुछ कुछ कंपनीज कुछ सालों में कई बार मुश्किल क्वेश्चन पूछ लेती हैं, जैसे इन्फोसिस ने पिछले साल में काफी मुश्किल क्वेश्चंस पूछे थे। तो कई बार ऐसे रेयर केसेस में आपको सिनेरियोज दिख जाते हैं, बट आपको अगर अरे ढंग से आता है, अगर आपको स्ट्रिंग्स आते हैं, अगर आपको हैश मैप आता है, रिकर्जन पे काम करना आता है, और आप बेसिक्स जानते हैं स्टैक के, क्यू के, थोड़ा बहुत अगर आप डीपी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत अगर आप जाके पढ़ लेते हैं ट्रीज के बारे में, ग्राफ के बारे में पढ़ लेते हैं, तो आपका काम बहुत ईजिली यहां पर हो जाता है। मतलब कोई बिगिनर है तो उसके लिए ये हो सकता है काफी मुश्किल चीजें हो, काफी पढ़ने में मेहनत लगेगी, लेकिन अगर आपने 4 साल की इंजीनियरिंग में थोड़ा सा भी डीएसए नहीं पढ़ा तो अभी से इन पे काम करना चालू करना पड़ेगा। आपको देने पड़ेंगे कम से कम 3 महीने। आपको लग रहा होगा भैया ये तो बहुत सारा समय। हाँ सर, देना पड़ेगा 3 महीने आपको देना पड़ेगा डीएसए पे, ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इंप्रूव हो। ये पूछा क्यों जाता है, इसको अगर आप माइंड में क्लियर रखेंगे तो ये पूछा सिर्फ इसलिए जाता है ताकि ये पता कर सके कि आप क्वेश्चन सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छे हैं या नहीं। जैसे मैथ्स पूछी जाती है जिससे ये पता चलता है कि बंदे का आईक्यू कैसा है और बंदा लॉजिक्स कितने अच्छे तरीके से बना पाता है, वैसे यहाँ पे डीएसए राउंड होता है। कंपनीज में जाके आपको करना डेवलपमेंट ही है, नहीं हमेशा याद रखिएगा, कंपनीज में डेवलपमेंट ही होगा, लेकिन आपसे पूछा डीएसए इसलिए जा रहा है क्योंकि आप जो डेवलप कर रहे हैं चीजें, क्या आप उसको ऑप्टिमाइज बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे, आपका दिमाग तेज चल रहा है या नहीं चल रहा। जब कोई भी आईआईटी का एंट्रेंस टेस्ट होता है तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पूछा जाता है, सो दैट ये पता कर सके कि बंदा इन सब्जेक्ट्स में अच्छा है नहीं है, बंदे का दिमाग तेज चलता है नहीं है, और फिर उसके बाद आईआईटी में जाके उनको इंजीनियरिंग की पढ़ाई की जाती है ताकि पता चल सके कि बेस्ट बच्चे कौन है। वैसे सेम डीएसए से पता चल जाता है कि कौन बेस्ट दिमाग है, और 3 महीने आप पुट करते हैं डीएसए में तो आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। उसके अलावा टेक्निकल इंटरव्यूज में आपसे पूछा जाएगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। अब एग्जैक्टली भैया प्रोजेक्ट्स क्या क्या होते हैं? प्रोजेक्ट्स आप वेब पे बना सकते हैं, प्रोजेक्ट्स आप मशीन लर्निंग की हेल्प से बना सकते हैं, कुछ एआई मॉडल को आप अपने लेवल पे ट्रेन करके देखिए। आप क्लाउड कंप्यूटिंग जानते हैं तो उसके बेसिस पे आप काफी सारी चीजें कर सकते हैं। अगर आप अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप कुछ अलग चीज भी करते हैं, जैसे आप ब्लॉकचेन पे कुछ बनाते हैं, तो प्रोजेक्ट्स आपको बनाने हैं और उनको एक्सप्लेन करना आना चाहिए आपको। एक प्रो टिप दे रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। अगर आप वाइब कोडिंग की हेल्प से भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो एक चीज मेक श्योर करना कि उस प्रोजेक्ट में कौन सा टेक स्टैक यूज हुआ है, उस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी लाइब्रेरीज आपने यूज किए, कौन कौन सा फ्लो वहां पर काम कर रहा है, आर्किटेक्चर कैसे बना है, उसको सिस्टम जब बना था तो वो सिस्टम कैसे डिजाइन हुआ था। अगर आप बेसिक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप एक ठीक ठाक प्रोजेक्ट भी बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ वाइब कोडिंग तो ये क्वेश्चन कई बार आपके सामने आ जाएगा कि ठीक है आपने इसका आर्किटेक्चर क्यों बनाया, आपने डेटाबेस में पोस्टग्रेस क्यों यूज करा, मोंगोडीबी क्यों नहीं यूज किया। तो अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, मे भी चलो मान लेते हैं आप वाइब कोडिंग की हेल्प से प्रोजेक्ट भी बनाते हैं, तो उसको एक्सप्लेन करना
करना हमें आना चाहिए, ये एक बहुत ज़्यादा नेसेसरी स्किल है कि प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना हमें आना है। तो यहाँ पर मेनली हमारे 4 राउंड है। पहला राउंड होगा फिल्ट्रेशन के लिए, जिसमें एप्टीट्यूड और रीजनिंग होगा। दूसरा राउंड होगा टेक्निकल एमसीक्यू, ताकि आपको सीएस यानी कंप्यूटर साइंस के बेसिक्स आपके स्ट्रांग हैं या नहीं है ये जज कर सकें। याद रखिएगा, ये दोनों राउंड्स के लिए आपकी 15 दिन की प्रिपरेशन मोर देन एनफ है। मैं अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, जितने लोगों को मैंने ट्रेन किया है, मैंने लगभग 10 से 15 हजार लोगों को ट्रेन किया और उसमें से काफी सारे लोग ऑलरेडी प्लेस्ड हैं। ऑल्दो मेरी कंपनी में बहुत सारे लोग पढ़ चुके हैं, इस बेसिस पे मैं आपको बता सकता हूं कि 15 दिन मोर देन एनफ है इन दोनों चीजों के लिए। कोडिंग राउंड के लिए आपको लगभग 2 से 3 महीने देने पड़ेंगे अगर आप डीएसए सीखना चाहते हैं, और आपको टेक्निकल इंटरव्यूज के लिए अगर आप स्ट्रगल नहीं करना चाहते, अगर आप ये नहीं चाहते कि आपको वहां पे परेशानी हो, तो मेरा सजेशन रहेगा कि बड़े भाई आप प्लीज उसमें प्रोजेक्ट्स अच्छे बनाइएगा। वेब इज समथिंग जो मैं ऑलरेडी पढ़ाता हूं, सिखाता हूं, तो वेब में आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वेरी 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 गुड है। और आप जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो उनको एक्सप्लेन करना सीखिएगा, क्या आर्किटेक्चर है उन पे काम कीजिएगा, आपका काम बहुत इजीली हो जाएगा। और जो फाइनल राउंड होता है विच इज एचआर राउंड, जिसमें पता करा जाता है कि आप इंसान कैसे हैं। क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके साथ मैं एक कंपनी में अगले कुछ साल देख सकता हूं? क्या सिर्फ आप पैसों के लिए तो नहीं आ रहे हैं? क्या आप खुद को इंट्रोड्यूस कर पा रहे हैं? क्या आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है? क्या आपके अंदर एक अच्छा टीम मेंबर बनने की क्वालिटीज हैं? ये सब एचआर राउंड में टेस्ट किया जाता है। एक बेसिक ह्यूमन बिहेवियर हर कंपनी में होता है। हमारी कंपनी में भी हमारे जो एचआर भैया होते हैं वो मेनली ये फाइनल राउंड ही लेते हैं और बाकी के सारे राउंड हम लोग ही करके रखते हैं, ताकि हमें पता चल जाए बंदा कैसा है और काम जानता है नहीं जानता। और एचआर राउंड में ये पता चल जाता है कि इंसान कैसा है, क्या इसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते, ये वहां पे टेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो बहुत इजी होता है। आप बेसिक एचआर क्वेश्चंस आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। अगर आप एक नॉर्मल तरीके से भी आंसर्स देना जानते हैं तो आपका काम बहुत इजीली हो जाएगा। अच्छा, रिसोर्सेज के लिए यहाँ पर जाके आपको कुछ मैंने चीज़ें मेंशन की हुई हैं, जैसे कि आप एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए इंडिया बिक्स या प्रेप इंस्टा या आरएस अग्रवाल की किताब पे जा सकते हैं। मेरा सजेशन फिर भी यही रहेगा कि कुछ यूट्यूब की वीडियो से आपका काम हो जाएगा। उसके अलावा आप डीएसए के लिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मैंने मैंशन किए हैं। हाँ जी भाई, मैंने कुछ कॉम्पिटिटर्स के भी मेंशन किए हैं, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो आप बिल्कुल जाइए उनकी तरफ। अगर आप कोर सीएस की तरफ जा रहे हैं तो ये कुछ मैंने आपको प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे मेंशन करके दिए हुए हैं। एंड उसके बाद आप कोडिंग के लिए जो डीएसए वाला पार्ट है और जो आपके प्रोजेक्ट्स वाला पार्ट है, उसके लिए मेरा सजेशन है शेयरिन से बेहतर कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे अगले राउंड की तरफ, जो कि होगा लिंक्डइन और रेफरल से हम कैसे इंटरव्यूज को क्रैक कर सकते हैं, इंटरव्यूज को शेड्यूल कर सकते हैं और कैसे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं। बढ़ते हैं उसकी तरफ। एंड इसके अलावा एक छोटा सा सजेशन मेरा एज अ ब्रदर रहेगा आपको, कि अगर आपको लगता है कि कंसिस्टेंसी आपका इशू है, अगर आपको लगता है कि मुझे एक प्रॉपर पाथ नहीं पता, तो मेरा सजेशन रहेगा कि कोई ऐसे इंस्टीट्यूट में इन्वेस्ट कीजिए जो आपको ये चीजें प्रोवाइड करें, आपको कम्युनिटी प्रोवाइड करें, आपको कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करें और आपको पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक गाइड करें, सिखाएं आपको। एंड क्योंकि मैंने काफी बार देखा है कि हमारे जो कोडर के स्टूडेंट्स होते हैं, कोडर बाय द वे शेरियंस का एक प्रीमियम बूट कैंप होता है जिसमें हम लिमिटेड लोगों को ही बुलाते हैं और उनका काफी बढ़िया लेवल पे टेस्ट लेते हैं। एंड जब वो टेस्ट को क्लियर करते हैं, हम उस टेस्ट में पता करते हैं कि आपका बेसिक टेक नॉलेज कैसा है, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, क्या आप एक प्लेसेबल कैंडिडेट हो या नहीं हो। एंड उसके अलावा हम ये टेस्ट करते हैं कि आप सीख पाओगे या नहीं सीख पाओगे, लोगों के साथ मिलकर कम्युनिटी में आगे बढ़ पाओगे या नहीं बढ़ पाओगे। काफ़ी लिमिटेड लोग रहते हैं, 30 से 40 लोग रहते हैं और उनको हम लगभग 100 दिन यानी कि लगभग 4 महीने हम उनको ट्रेन करते हैं कोडर बूट कैंप में बाय द वे। एंड उसमें हम उन लोगों को प्लेसमेंट के लिए रेडी बनाते हैं। और प्लेसमेंट से मेरा मतलब ये एमएनसीज वाला रूट नहीं होता, उनको हम प्लेस करने की कोशिश करते हैं कुछ बड़े टेक जाइंट्स में। 10+ LP के लिए हम उनको तैयार करते हैं कोडर बूट कैंप में। तो अगर आप कोडर बूट कैंप को भी एज ऑप्शन लेना चाहें तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक्स वहां पे मेंशन करी हैं, आप उन पर जा सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं, वेबसाइट पर जाके हमारी टीम से बात कर सकते हैं ताकि आपको एक आइडिया लगे। दिस इज नॉट समथिंग जो कि मैं फोर्सफुली कह रहा हूं कि आपको करना ही पड़ेगा, बट ये एक बहुत बढ़िया रूट होगा अगर आपने अभी तक अपनी जर्नी को उस पेस पे शुरू नहीं किया जिस पेस पे आप शुरू करना चाहते हैं। अगर आपको एक प्रॉपर कम्युनिटी चाहिए, अगर आपको प्रॉपर वो लोग चाहिए जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में हेल्प कर सके, तो कोडर बूट कैंप एक बार बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। मैं ये तो गारंटी नहीं दूंगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सिलेक्ट होना काफी ज्यादा मुश्किल प्रोसेस है कोडर में, लेकिन आप एक बार ट्राई कर सकते हो, अपना लक आजमा सकते हो। एंड अगले राउंड की तरफ मूव करते हैं, लेट्स गो। दूसरे राउट में आप लिंक्डइन की हेल्प से लोगों से रेफरल लेने की तरफ जाएंगे। ऑल्दो सुन के काफी अजीब लगेगा कि यार भैया मैं रेफरल लेने क्यों जाऊंगा, बट दिस इज द वे जिससे बहुत सारे लोगों का प्लेसमेंट होता है। करना क्या है मैं वो समझाता हूँ। सबसे पहले तो रेफरल कोई तुम्हें क्यों प्रोवाइड करेगा, उसका जवाब यह है कि कंपनीज
हर एम्प्लॉय को, जो उनके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होते हैं, उनको साल में कुछ सक्सेसफुल रेफरल्स पे कुछ बोनस अमाउंट पे करती है, और लगभग हर कंपनी ये करती है। इससे फायदा ये होता है ना कि क्योंकि एमएनसी वाले राउंड को अगर हम देखें या हायरिंग वाले राउंड को देखें, तो एक कंपनी कॉलेज जाती है, कॉलेज में जाके लाखों रुपए खर्च करती है, और फिर कुछ गिने चुने बच्चों को वहां से लेके आते हैं और फिर उनको ट्रेन करते हैं, फिर उन पे काम करना चालू करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनीज क्या बोलती हैं, जैसे मेरी कंपनी में यश एक एम्प्लॉय है, और मैं यश से कहता हूँ, यार यश, यू आर अ वेरी गुड कैमरामैन, एंड यार अपने जैसा एक और कैमरामैन ढूंढ दो यार, जिससे मेरा काम बहुत आसान हो जाए। और यश बोलता है कि ठीक है भैया, मैं ढूंढ के लाता हूँ, लेकिन मेरा क्या फायदा। तो मैं कहता हूँ कि अरे ढूंढ के तो लाओ, तुम मेरा बहुत पैसा बचा रहे हो, तो मैं तुम्हें कुछ बोनस भी दूंगा उसके साथ में। तो दिस इज द शॉर्ट वे जिस तरीके से आपको कंपनीज में रेफरल मिलता है। तो इसीलिए हर एम्प्लॉय को चाहिए कुछ ऐसे बंदे जिनको वो रेफर कर सके। सिंपल लॉजिक है। सबसे पहले तो ये समझते हैं लिंक्डइन एग्जैक्टली है क्या। आप इंस्टाग्राम अपना बहुत सुंदर और बहुत सजा के रखते हैं, इंस्टाग्राम पे बिल्कुल भी खराब पोस्ट नहीं करते, इंस्टाग्राम पे केवल अपनी हैप्पी मेमोरीज को वहां पे शोकेस करते हैं। आप वहां पे उन लोगों को ऐड नहीं करते जिनको आप शायद जानते नहीं अच्छे से। लिंक्डइन पे लेकिन हम इस तरीके से काम नहीं कर पाते। क्यों भैया? क्योंकि लिंक्डइन पे हम फोकस ही नहीं करते। आपको ये मेक श्योर करना है कि लिंक्डइन एक वो जगह है जहां पर जॉब सीकर्स और जॉब प्रोवाइडर्स दोनों आके मिलते हैं, और आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल आपके वर्क को ठीक तरीके से शोकेस करे। आप क्या हो, आपकी पर्सनालिटी क्या है, उसको ठीक तरीके से शोकेस करे। आपको लिंक्डइन पे प्रोफाइल अच्छी रखनी है, कुछ अच्छी प्रोफेशनल प्रोफाइल्स आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही होंगी। आपको अपना कवर ठीक रखना है। आपको जो पहली लाइन जो आपको डिस्क्राइब करती है, व्हाट एग्जैक्टली आर यू एंड व्हाट एग्जैक्टली आर यू डूइंग, उसको वहां पे मेंशन करना है। ऑल्दो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ऑल्दो आपको कुछ ज्यादा नहीं आता, तो वहां पर आप मेंशन कर सकते हैं कि मैं एंथुसियास्ट हूं या मैं इस टाइप की चीजें करता हूं, जिससे थोड़ा सा बेटर इंपैक्ट पड़े। आप अपने प्रोजेक्ट्स वहां पे मेंशन कर सकते हैं। आपने अगर कुछ अभी तक आपका अचीवमेंट है, तो आप वहां पर अपने डिस्क्रिप्शन में वहां पे मेंशन कर सकते हैं। ऑल्दो आप वहां पर जाके आगे अपने प्रोजेक्ट्स को वहां पे दिखाएंगे, आप अपने अचीवमेंट्स को वहां पर दिखाएंगे। आपने कुछ अगर हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया है, कुछ भी अगर किया है टेक में, तो वहां पर आप मेंशन करेंगे और अपनी एजुकेशन को वहां पर बताते हैं। कुछ और एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए। बैड एग्जांपल हो सकता है कि आप बीटेक स्टूडेंट हैं जो अपॉर्चुनिटीज के लिए इधर से उधर ढूंढ रहे हैं, एंड एक अच्छा अप्रोच ये हो सकता है, ये आप लिख सकते हैं वहां पर जाके। आप अबाउट सेक्शन में बताइएगा आप क्या हैं, आप क्या कर चुके हैं, आपका टेक स्टैक क्या है, और किन अपॉर्चुनिटीज के लिए आप वहां पर जाना चाहते हैं। आप अपने गिटहब प्रोजेक्ट्स को बताइएगा, सर्टिफिकेशन, पोर्टफोलियो, और कुछ अगर आपने टेक्निकल ब्लॉग्स बनाया है, कुछ रिसर्च पेपर पे आपने काम किया है, तो वो भी वहां पर मेंशन कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे एक 5-3-1 का रूल दिखाई देगा। आपको 5 कनेक्शन रिक्वेस्ट हर दिन भेजनी है। ये होंगे रिक्रूटर्स, ये होंगे इंजीनियर्स, और ये होंगे हायरिंग मैनेजर्स। मतलब ये कि अगर मैं जॉब ढूंढ रहा होता 2026 में, 2027 में, तो मुझे ये मेक श्योर करना है कि मेरे कनेक्शंस में कौन लोग हैं जिनसे मुझे आगे जाके काम पड़ने वाला है। सिंपल लॉजिक। मैं अभी एक कंपनी में हूं, मैं यहाँ पर एज ए इंस्ट्रक्टर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ डेवलपर, मल्टीपल रोल्स में यहाँ पर इंडल्ज हूं। मैं अपने लिंक्डइन पर ये मेक श्योर करता हूं कि मेरे कनेक्शंस वो बने जिनसे आगे जाके मुझे कहीं ना कहीं कुछ फायदा हो सकता है। मैं किसी कंपनी के सीईओ को रिक्वेस्ट भेजूंगा, किसी बड़ी मांग या फांग कंपनी के हायर लेवल पे, जो सीनियर लेवल पे इंजीनियर्स बैठे हैं, उनको रिक्वेस्ट भेजूंगा। मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट भेजूंगा जो अपनी फील्ड में कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। एंड क्योंकि मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल थोड़ी सी बेटर बनी हुई है, तो लोग मेरी एक्सेप्ट भी कर लेते हैं रिक्वेस्ट। आपको भी सेम काम करना है। आपको लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छे से बनानी है अपनी, और उन लोगों को रिक्वेस्ट भेजनी है जिनसे आपको काम पड़ सकता है आगे जाके। आप कंपनी का नाम खोलिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी यहाँ पर ओपन करता हूँ, और यहाँ पे कंपनी को ओपन करने के बाद मैं पीपल वाले सेक्शन में जाता हूँ, और इस कंपनी में काम करने वाले मुझे एम्प्लॉइज दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पर लाइन से सबको रिक्वेस्ट भेजूंगा, और कुछ तो मुझे एक्सेप्ट करेंगे। हो सकता है आप लड़के हो तो इतनी आसानी से एक्सेप्ट ना करें, लेकिन कंटिन्यूअसली आपको भेजना है। साथ में आपको नोट भी भेजना है, ताकि आप अच्छे कनेक्शंस बना सकें, अच्छे टर्म्स पे कनेक्शंस बना सकें। और साथ में आपको एक पोस्ट हर बार करनी। अब वो पोस्ट किस बारे में होगी, पहले तो वो समझना। और साथ में आपको कम से कम एक पोस्ट हर वीक करनी है लिंक्डइन पे। अब ये क्यों जरूरी है, मैं वो समझाता हूं। जरूरी नहीं ये पोस्ट आपके टेक के अराउंड हो, ये किसी भी चीज के अराउंड हो सकती है। आपको बस अपना लिंक्डइन एक्टिव रखना है। आपको लोगों को कंटिन्यूअसली बताना है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आप अपने प्रोजेक्ट्स अपलोड करें, हो सकता है आप अपनी डीएसए की प्रोग्रेस वहां पे अपलोड करें, हो सकता है वहां पे आप कुछ ऐसी नई न्यूज जो आपने जानी हो, जो आपने सुनी हो, और उस पर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं, वो अपलोड कर सकते हैं लिंक्डइन पे। मैं चाहता क्या हूं इससे? मैं चाहता ये हूं कि मेरा लिंक्डइन बहुत बढ़िया तरीके से फाइन ट्यून्ड हो। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। और उससे फायदा ये होगा कि जब भी मैं किसी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजूंगा, तो वो बंदा मेरे बारे में बहुत इजीली जान सकता है। मैं अगर किसी से रेफरल मांगूंगा, तो वो बंदा मेरे बारे में बहुत अच्छे से जान सकता है, और मुझे हो सकता है आगे जाके रेफरल प्रोवाइड करे। बस सीन यही है। 100 लोगों को भेजोगे, 100 में से
15 लोग शायद तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे। उन 15 में से शायद तुम 15 लोगों को एक मैसेज डालोगे रेफरल के लिए, 15 में से हो सकता है 12 लोग आपके रेफरल वाले मैसेज को या तो देखें नहीं या देख के रिप्लाई ना करें। 3 लोग इंटरेस्टेड होंगे जिसमें से 1 या 2 में आपकी बात बनेगी। तो आपको इसको एज अ जॉब ट्रीट करना है। कब? जब आप काम करना ऑलरेडी सीख चुके हैं, जब आप वो टेक की चीजें जो मैंने मेंशन करी थी वो ऑलरेडी जान चुके हैं, आप अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स बना लेते हैं, आप अच्छे खासे लेवल पे डीएसए जानते हैं, तभी आप जाके लोगों को रेफरल मांगने की तरफ जाना। ये नहीं कि अभी हमको जानते नहीं, अब जॉब चाहिए भैया, पैसे नहीं है तो अभी से मांगना शुरू कर देता हूं। भाई साहब, आप अपनी अपॉर्चुनिटीज खराब करोगे और कुछ नहीं। काम सीख जाओ, अच्छे लेवल पे सीख जाओ, उसके बाद रेफरल मांगो। कोई तुम्हारा काम देख के फिर उसके बेसिस पे अगर तुम्हें रेफर भी कर रहा है तो बेटर हो जाएगा। कई बार इंजीनियर्स हो सकता है पहला राउंड आपका वो खुद ही ले लें, ताकि ये जज कर पाए कि भाई मेरा रेफरल वेस्ट तो नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे तो 3 मिले थे, 2 मेरे वेस्ट हो गए, अगर इसको और दे दिया तो ये भी वेस्ट हो गया, तो मुझे तो कुछ बोनस मिला ही नहीं। तो एक राउंड मैं ले लेता हूं ताकि ये पता कर लूं कि ये बंदा सही में जानता है कुछ भी या नहीं जानता, और अगर जानता होगा तो फिर मैं इसका कंपनी में रेफरल दूंगा और कंपनी में इसका 1 आध 2 राउंड होगा और फाइनली ये सिलेक्ट हो जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ और भी प्लेटफॉर्म्स हैं अपार्ट फ्रॉम लिंक्डइन जिन पर आप जा सकते हैं, जिसमें से एक है हायरेक्ट, इंस्टा हायर, कटशॉट एंड पीयरलिस्ट। यहां पर जरूर जाना है और यहां पर जाके आपको जरूर लोगों से कनेक्ट करना है, लोगों से मिलना है। प्लेटफॉर्म पर जाके बेसिक एक आईडी बनाओ, कंप्लीट अपनी प्रोफाइल बनाओ और वहां पर जाके देखो कि इनका फ्लो एग्जैक्टली कैसे चल रहा है। कटशॉट मैंने खुद ने भी काफी हद तक यूज किया है, तो कटशॉट काफी बढ़िया प्लेटफॉर्म है इनमें। इंस्टा हायर काफी बढ़िया प्लेटफॉर्म है और पीयरलिस्ट और हायरेक्ट को भी आप ट्राई करिए, काफी बढ़िया प्लेटफॉर्म है। यहां पर आपको काफी सारे एचआर्स, काफी सारे रिक्रूटर्स, काफी सारे इंजीनियर्स मिल जाएंगे जिनसे आप रेफरल मांग सकते हैं। तीसरा सबसे बेस्ट वे और मेरा पर्सनल फेवरेट वे है स्टार्टअप हायरिंग। अब सबसे पहले तो स्टार्टअप्स में जाना क्यों है ये समझो। याद रखना, काम बहुत करवाएंगे, सुबह से लेकर रात तक काम करवाएंगे, पूरी वर्क लाइफ बैलेंस को तबाह कर देंगे, लेकिन एक चीज जो मिलेगी वो है लर्निंग्स। भाई साहब, स्टार्टअप्स में जाके जो खतरनाक लेवल का तुम्हें एक्सपोजर मिलेगा, जो बढ़िया लोग मिलेंगे, जो खतरनाक कनेक्शंस मिलेंगे और कितनी सारी चीजें तुम एक टाइम पे कर पाओगे। मतलब तुम एक कंपनी में हो, तुम वहीं पे खुद भी फ्रंट एंड लिख रहे हो, खुद ही बैक एंड लिख रहे हो, खुद ही डिप्लॉय कर रहे हो, सारी चीजें तुम खुद ही कर रहे हो और डायरेक्ट तुम्हारा फाउंडर के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, डायरेक्ट तुम्हारा बहुत मॉडर्न टेक स्टैक से कंटिन्यूअसली इंटरेक्शन हो रहा है, नई नई चीजें सीख रहे हो, इंप्लीमेंट कर रहे हो, सीख रहे हो, इंप्लीमेंट कर रहे हो। एमएनसीज में प्रोसेस बहुत स्लो होती है और एमएनसीज में आपका लर्निंग कर्व भी थोड़ा सा स्लो हो जाता है, लेकिन स्टार्टअप्स में लर्निंग कर्व एक्सपोनेंशियली बढ़ता है सर आपका। तो जब आप एक बार स्टार्टअप में जाते हैं, हो सकता है कि इनिशियल पैकेज आपको अच्छा ना मिले, आपको 5 लाख या 6 लाख का पैकेज मिले, लेकिन अगर आप 1 साल भी काम कर लोगे ना तो आपको इतना एक्सपोजर मिल जाएगा, इतनी चीजें सीख जाओगे आप कि आप अगला पैकेज सीधा 8 लाख या 10 लाख का ले सकते हो। और इसके अलावा स्टार्टअप्स को कंटिन्यूअसली फंडिंग मिलती रहती है, तो जब उनको फंडिंग मिलती है तो उन्हें अपनी टीम को एक्सपैंड करना होता है, नए लोगों को हायर करना होता है, तो वो फास्टर हायरिंग करते हैं। प्रोसेस बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती, आप जाते हैं, आप इंटरव्यू देते हैं, एक बेसिक सा टेस्ट देते हैं, आपकी हायरिंग हो जाती है, सैलरी डिस्कस हो जाती है, अगले दिन से काम करने आ जाओ और सीधा आप काम करना स्टार्ट करते हैं। कई स्टार्टअप्स क्योंकि उनके पास ऑफिस बनाने का पैसा नहीं होता तो वो रिमोटली भी हायर करते हैं और कई सारे स्टार्टअप्स वर्क फ्रॉम होम भी प्रोवाइड करते हैं। तो वो सबसे बेस्ट रहेगा अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो अपने घर पे बैठ के काम करना चाहता है। वैसे मेरा सजेशन रहेगा कि वर्क फ्रॉम ऑफिस में जाना, क्योंकि उसमें जो चीजें सीखने मिलेंगी वो सबसे बेस्ट है। याद रखना भाई, टेक फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसमें अगर आप ग्रो नहीं करते हो, अगर आप नई चीजें कंटिन्यूसली नहीं सीखोगे तो आप बहुत जल्दी ऑब्सलीट हो जाओगे। ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है। और अगर आप कोई कंपनी में एज अ सरकारी नौकरी जॉब करना चाहते हो, जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं टीसीएस में जाऊंगा और टीसीएस इज इक्वल टू सरकारी नौकरी, में आराम से बैठ के काम करूंगा, काम है तो है, नहीं है तो पैसे तो आ रहे हैं भाई टाइम पे। भाई साहब, आपका लर्निंग कर्व हो जाएगा नीचे, क्योंकि अगर आपको कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे, आप कंटिन्यूसली अगर कंपनीज में काम नहीं कर रहे हो, तो जब पहली बार कंपनी में ले ऑफ होगा तो पहला नाम आपका होगा, याद रखना। ठीक है, तो स्टार्टअप्स मेरा पर्सनल फेवरेट इसलिए कहलाता है। उसके अलावा क्या क्या आना चाहिए, तो याद रखना ज्यादातर स्टार्टअप्स मॉडर्न टेक स्टैक पे काम करते हैं। मॉडर्न टेक स्टैक जैसे रिएक्ट, नेक्स्ट, नोड.जेएस, फास्ट एपीआई, एडब्ल्यूएस, पोस्टग्रेस, मोंगोडीबी, ये जो मॉडर्न चीजें जो कंटिन्यूसली चलती रहती हैं। कुछ स्टार्टअप्स हैं जो जैंगो पे भी काम करते हैं। ज्यादातर स्टार्टअप्स स्प्रिंग बूट को प्रेफर नहीं करते हैं, जितना मैंने अभी तक जाना है, जितना मेरी रिसर्च करी मैं उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। जो इंटरप्राइज लेवल कंपनीज होती है वो स्प्रिंग बूट प्रेफर करती हैं, बट स्टार्टअप ज्यादातर मॉन स्टैक पे ही मूव करते हैं या नेक्स्ट जेएस पे मूव करते हैं। तो आप इन टेक स्टैक पे फोकस कर सकते हैं, इनको अच्छे से सीख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब अभी तक हमने शेरियंस में जिन लोगों का प्लेसमेंट कराया उनमें से जो सबसे बेस्ट प्लेसमेंट हुए, जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स हुए, वो स्टार्टअप से ही हुए। और जब उनका प्लेसमेंट होता है, तो जब वो स्विच करके अगली कंपनी में मूव करते हैं। एक कोडर 1 का स्टूडेंट था, रिसेंटली मेरी बात हुई थी, वो स्टार्टिंग में उसका पैकेज लगा था, कोडर 1 वाज द फर्स्ट बैच जब हमने शुरू करा था, उसका स्टार्टिंग पैकेज था 7.5 लाख का। एंड दैट गाय वाज वेरी इंटेलिजेंट। जब उसका पहला पैकेज लगा था 7.5 लाख का, ही वाज नॉट वेरी हैप्पी इनफ, क्योंकि स्टार्टअप भी था और पैकेज भी उसकी क्वालिटीज के हिसाब से कम था। लेकिन उसने काम किया, लगभग 1 साल हो चुका उसको काम करते हुए। अभी वो स्विच कर रहा है, वो टारगेट कर रहा है 12 से 13 एलपीए की कंपनीज को, और वो कह रहा है कि भैया इजीली क्रैक हो जाएगा। अब तो मैं 15-16 को टारगेट कर रहा हूं, क्योंकि मैं सीख इतना गया हूं, बहुत इजीली मेरा काम हो जाएगा। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, स्टार्टअप्स बहुत बढ़िया होते हैं। कहां मिलेंगे स्टार्टअप्स?
तो स्टार्टअप्स मिलेंगे आपको वेल फाउंड पे, काफ़ी बढ़िया प्लेटफॉर्म है। और ये भी बताता है कि स्टार्टअप्स के रिसेंटली कितने राउंड्स हुए हैं फंडिंग के, किसको अभी रिसेंटली फंडिंग मिली है, कंपनी का फाउंडर कौन है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो उसके बेसिस पे आप अपनी बढ़िया पिच तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा YC वर्क एट स्टार्टअप, वाई कॉम्बिनेटर के बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे, नहीं जानते तो थोड़ा सा पढ़िएगा, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी YC में, मतलब YC एक बेसिकली इंक्यूबेटर है जो कि स्टार्टअप्स को फंडिंग प्रोवाइड करता है, स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट करता है, उनको हेल्प करता है ग्रो करने में। एंड जब उनके स्टार्टअप्स बनाता है तो बहुत सारे स्टार्टअप्स में हायरिंग भी होती है वहां पर जाके, तो आप वहां पर भी जा सकते हैं, हायरेक्ट पे जा सकते हैं, इंस्टायर, पीयरलिस्ट, यहाँ पे वही चीजें हैं, इन पे भी जा सकते हैं आप। इसके अलावा एक्चुअली ये मांगते क्या है, ये मांगते हैं आपका एक स्ट्रॉन्ग गिटहब हो, भाई आपको काम करना आता है तो आ जाओ। मतलब यहाँ पे क्या हमारी डिग्री मैटर नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी, मैं लिटरल बता रहा हूं आपको। एमएनसीज में हो सकता है आपकी डिग्री मैटर करे, हो सकता है कि आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जा रहे हैं तो वहां पर आपकी डिग्री मैटर करे, बट यहां पर कोई डिग्री मैटर नहीं करेगी। काम करना आता है, आ जाओ। मेरी टीम में, क्योंकि हम एक स्टार्टअप में, मेरी टीम में लिटरली जो हमारा हेड ऑफ टेक है, ही इज फ्रॉम BCA बैकग्राउंड, उसने 12th क्लास में कॉमर्स पढ़ा था। क्योंकि हमारे लिए डिग्री मैटर नहीं करती, काम आना चाहिए, और उसको काम बहुत अच्छे लेवल पे आता है। हमने हायर किया उसको और हम बहुत बढ़िया काम कर रहा है वो आज के टाइम में। बहुत सारे लोग मेरी टीम में वो हैं जिन्होंने 12th भी पास नहीं करी एंड वो अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में बहुत धुआंधार काम कर रहे हैं। कोई सोशल मीडिया टीम में है, कोई वीडियो एडिटिंग टीम में है, कोई बिजनेस डेवलपमेंट टीम में है, और उन लोगों की डिग्री उतनी अच्छी नहीं है लेकिन काम इतने बढ़िया लेवल पे डिलीवर कर रहे हैं वो कि उनकी डिग्री मैटर भी नहीं करती हमारे लिए। तो आपका स्ट्रॉन्ग गिटहब होना चाहिए, जिसमें गिटहब क्यों, क्योंकि गिटहब पे आपका वर्क आप शोकेस कर पाते हैं। तो गिटहब वहां पर होना चाहिए आपका कोई बढ़िया प्रोजेक्ट होना चाहिए। शॉर्ट में बताऊं तो प्रूफ ऑफ वर्क होना चाहिए, आपको काम आता है नहीं आता ये वहां पे शोकेस हो जाए। कोई तगड़ा प्रोजेक्ट और उसको आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, और रियल डिप्लॉयड प्रोजेक्ट होने चाहिए। अगर आपकी पब्लिक प्रेजेंस है, अगर आपकी थोड़ी सी सोशल प्रेजेंस है, अगर आपको लोग जानते हैं या फिर आप लोगों को जानते हैं, आप कंटिन्यूसली अपलोड करते रहते हैं, आपने कहीं पे अपना वर्क शोकेस किया है, मान लेते हैं लिंक्डइन पे या गिटहब पे, या फिर अलग अलग ब्लॉग्स आपने पब्लिश किए, अगर आप इस तरीके से भी जाते हैं तो भी वहां पर आपको एक छोटा सा एज मिलता है स्टार्टअप्स में। ठीक है जी, तो दिस इज पार्ट 3 स्टार्टअप्स का, इसकी तरफ भी आप जा सकते हैं। लेकिन हाँ, जो चीजें मैंने बताई उनको सीखना पड़ेगा, टेक स्टैक आपको सीखने पड़ेंगे, सो दैट आपको कंपनीज में जल्दी फॉलोअप्स मिल जाए। चौथा रूट है हैकाथॉन्स एंड कॉम्पिटिशन्स। अब सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझो। अगर आप किसी कॉम्पिटिशन में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, श्योर शॉट आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं, आपको काम अच्छे लेवल पे आता है। और जो भी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन होती है, अमेजॉन की हैकाथॉन होती है, फ्लिपकार्ट की हैकाथॉन होती है, और जितनी भी हैकाथॉन्स होती है, जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स, उसमें बहुत सारी कंपनीज आती हैं और बहुत सारी कंपनीज ये देखती हैं कि यहाँ से हमें अच्छे बंदे चाहिए। रिसेंटली अभी कुशाग्र प्लेस हुआ है अमेजॉन में, एंड कुशाग्र ने अमेजॉन की हैकाथॉन में बहुत बढ़िया परफॉर्म करा। He was in the top 5 एंड वहां से उसको हायरिंग की अपॉर्चुनिटी मिली, एंड राइट नाउ ही इज इन Amazon. He is getting very good amount in a internship, और अगले 1 से 2 महीने में उसको PPO मिलने वाला है, तो काफी बड़ा पैकेज उसको मिलने वाला है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि हैकाथॉन्स एंड कंपटीशन बहुत बढ़िया वे होता है अगर आप काम करना अच्छे से जानते हैं तो हायरिंग का। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट हैकाथॉन्स, आप स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की तरफ जा सकते हैं। मैं इसमें साथ में डेट्स भी बता दूंगा कि अप्रॉक्स किस डेट के आसपास ये आती हैं, तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन SIH काफी बढ़िया प्लेटफॉर्म हो सकता है आपके लिए। फ्लिपकार्ट की ग्रिड हैकाथॉन होती है, अमेजॉन हैकऑन, एडोबी इंडिया हैकाथॉन, हैक विद इन्फी एंड माइक्रोसॉफ्ट इंगेज। ये सारी हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करना ऑप्शनल नहीं है, इनमें पार्टिसिपेट करना आपकी मजबूरी बन जाएगी अगर आप हैकाथॉन्स के बेसिस पे हायर करना चाहता हूं। और एक मैं ऑनेस्ट बात बताऊं, अगर आप एक बेसिक सी टीम बना लेते हैं अपने दोस्तों के साथ, जिनके साथ आप बिल्ड कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं होता। आपको आपकी टीम में चाहिए एक बंदा जो प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन कर सके, आपको एक बंदा चाहिए जो टेक में अच्छा हो, जो फिगर आउट करके चीजों को फिक्स कर सके, एक प्रॉब्लम सॉल्वर चाहिए, एंड एक बंदा चाहिए जो बाकी 3 का ख्याल रख सके। दैट्स इट, आपकी हैकाथॉन टीम बन चुकी है साहब। कई जैसे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में आपको अपनी टीम में एक लड़की भी चाहिए होती है, तो कोई लड़की अगर मिल जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलती है तो फिर दूसरे हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करना सर। ठीक है जी, तो इन हैकाथॉन्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इन कॉम्पिटिशन्स में आप जा सकते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं जिसकी हेल्प से आप इन हैकाथॉन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि डेफोलियो, अनस्टॉप, हैकरअर्थ एंड MLH। इन पर जाके आपको मिल जाएगा कि जो आने वाले समय में हैकाथॉन्स मिल रहे हैं। ये तो मैंने कुछ प्राइमरी जो फेमस वाले हैकाथॉन्स हैं उनको मेंशन किया है। जैसे मान लेते हैं कि कुछ ऐसे हैकाथॉन्स जिसमें अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आपको, वो वहां पर आपको अगर लिस्ट होती हुई दिखाई देंगी तो वो ज़्यादा बेटर रहेंगी आपके लिए। आप जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आप थोड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा भाई, कुछ एंट्री फी होती है वो दीजिएगा, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको अपने ऊपर। तो भाई प्लीज़ उनमें इन्वेस्ट कीजिएगा और हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कीजिएगा, कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कीजिएगा। हमेशा ये नहीं होता कि मैं परफेक्ट बन जाऊँ तब पार्टिसिपेट करूँगा, ऐसा नहीं होता सर। आप अगर आपको लगता है कि मैं 30-40% भी जानता हूँ, जाओ, क्या होगा, सीखोगे। फेल होने से मत डरना, बस एक चीज याद रखना, क्योंकि अब यहां से अगर आप जर्नी, अगर इस वीडियो के बाद से आप अपनी जर्नी शुरू करते हैं तो इस वीडियो के बाद से आपके प्लेसमेंट तक आप बहुत सारे फेलियर्स देखेंगे, मेरी बात को याद रखिएगा। और अगर आप
उन फेलियर्स में से लर्निंग्स नहीं लेते हैं और उन फेलियर्स से आप रुक जाते हैं, तो फिर आपका टेक करियर खत्म है उस समय ही। आप उन फेलियर से लर्निंग लीजिएगा, आप ये सोचिएगा, समझिएगा कि मैं क्यों फेल हुआ और अपने ऊपर काम कीजिएगा, ताकि आप अगले टाइम जब अप्लाई करें तो इस गलती की वजह से तो ना बाहर हुआ। हो सकता है कि आपका डीएसए कम अच्छा है और आप कंपनी में गए, रिजेक्ट हो गए, तो अगली बार आप ये मेक श्योर करिएगा कि डीएसए में ढंग से पढ़ के जाऊं, कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ के जाऊं, और डीएसए की वजह से तो मैं बाहर ना हूं। हो सकता है डेवलपमेंट की वजह से आप बाहर हो जाए, तो डीएसए और डेवलपमेंट पढ़ना है तीसरी कंपनी में अप्लाई करने से पहले। ये दिमाग में माइंडसेट हमें हमारा लेके चलना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर आपका वो माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि कंप्लेन करने वाला, मेरी किस्मत खराब है, या मैं इंसान ही अच्छा नहीं हूं, या फिर कंपनी खराब है। नहीं नहीं, आपको गलती ढूंढनी है अपने अंदर और गलतियों पे काम करना है कि हाँ, हो सकता है इस बार गलती होगी लेकिन अगली बार नहीं होगी, ये मेक श्योर करना है। उसके अलावा आपको यहाँ पर जाके बैलेंस टीम बनानी, एक बैक एंड, एक फ्रंट एंड, यूआई यूएक्स और उसको प्रेजेंट करने वाला आदमी। ठीक है, कई बार ये दोनों चीजें एक ही बंदे के अंदर मिल जाती हैं। और यूआई यूएक्स आप सिंपली काफी सारे टूल्स हैं, अभी क्लाउड डिजाइन लॉन्च हुआ है कुछ समय पहले, आप उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। गूगल का स्टिच लॉन्च हुआ है, आप उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। तो आपका काम वहां से हो जाएगा। डेमो की क्वालिटी पे फोकस कीजिएगा एंड कुछ चीजें आपको हैकाथॉन से पहले प्रिपेयर करनी होती है ताकि आप ज़्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकें। तो वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए, उनको भी एक बार आके जरूर देख लेना। और मेरा सजेशन बस यही है, ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन में जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा बार फेल हो। अगर एक बार ये एक्सपोजर तुम्हें मिल गया ना, तुम बहुत 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 सारी चीज़ें सीखोगे यार। तुम लोगों से इंटरेक्ट करना सीखोगे, तुम लोगों से मिलना सीखोगे, तुम लोगों से कैसे बात करना है, कैसे अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना है वो सीखोगे। तुम्हारी पर्सनैलिटी खुलेगी और इसमें जाना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। याद रखना, तो माइंडसेट वही बना के रखना कि जाना है भाई मुझे इसमें। बस हम मूव करते हैं 5वें वाले रूट की तरफ। और 5वां रूट है कम्युनिटी बेस्ड हायरिंग। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा एक छोटे से एग्जांपल के साथ। हमारे बैचेस जो चलते हैं, जो हमारे ऑनलाइन बैचेस चलते हैं, जैसे कि कोहोर्ट हमारा एक बैच है, उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। उस बैच में से हम अगर ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कौन सा स्टूडेंट बेस्ट है, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं कि हम डिस्कॉर्ड पर जाते हैं और देखते हैं कि जनरल चैट में सबसे ज़्यादा कौन सा बंदा एक्टिव है, सबसे ज़्यादा कौन ऐसा बंदा है जो लोगों की हेल्प कर रहा है, जो लोगों के साथ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, जो चैट में हर टाइम लगभग एक्टिव है, और कौन कॉल पे लोगों के साथ मिलकर कुछ बिल्ड कर रहा है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, लोगों के डाउट सॉल्व कर रहा है। कम्युनिटी क्या होता है? कम्युनिटी होते हैं लोग जिनके साथ आप काम करते हैं। कम्युनिटी होती है आपके लोगों का एक ऐसा ग्रुप जो आपके साथ सेम आइडियाज को शेयर करें, सेम मोटिव के साथ आपके साथ काम करें। तो कुछ बेस्ट कम्युनिटीज हैं। रेडिट पे आपको काफी बढ़िया कम्युनिटीज मिल जाएंगी और बहुत सारे स्टार्टअप्स इन कम्युनिटीज पे नजर रखते हैं। जैसे कि मैंने आपको अपने एग्जांपल दिया, बहुत सारे स्टार्टअप्स यहाँ से अप्रोच करते हैं, आपके कनेक्शंस बिल्ड होते हैं। कम्युनिटी बेस्ड हायरिंग ऐसा नहीं है कि आप सीधा कम्युनिटी में जाके कंट्रीब्यूट करेंगे, आप कम्युनिटी में जाके लोगों से मिलेंगे और आपको लगता है कि डायरेक्टली आपकी हायरिंग वहां से हो जाएगी। ऐसा नहीं है। आपको वहां से बनाने होते हैं कनेक्शंस, आपको वहां से बनानी होती है अपनी प्रेजेंस, आपको अपने आप को थोड़ा सा और इंप्रूव करना होता है। आप समझिएगा इस चीज को। मान लेते हैं कि आप एक कम्युनिटी में एडेड हैं जिसमें ज्यादातर वही लोग एडेड हैं जो आपकी सेम फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई कंपनी की नए लोगों को हायर कर रहा है, या किसी बंदे के पास रेफरल की अपॉर्चुनिटी है, तो आप डायरेक्टली वहां से इजीली कनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे के साथ। उसके अलावा कई सारे स्टार्टअप्स इन कम्युनिटी के बेसिस पे लोगों को हायर करते हैं, नजर रखते हैं इन कम्युनिटीज पे। तो रेडिट पे आपको अच्छी कम्युनिटीज मिल जाएंगी, डिस्कॉर्ड पे कुछ अच्छे सर्वर्स मिल जाएंगे, बिल्ड स्पेस, फ्री कोड कैंप, बिल्ड भारत एंड शेरियंस वन ऑफ देम। एंड उसके अलावा आप एक्स पर जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ट्विटर की, एक्स की जो टेक कम्युनिटी है वो वन ऑफ द बेस्ट है। अगर तुम अभी तक इस चीज के बारे में नहीं पता तो जाके देखना, टेक कम्युनिटी एक्स की वन ऑफ द बेस्ट है। आप वहां पर जाएंगे, लोगों से कनेक्ट करेंगे, वहां पर जाके कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे कम्युनिटी में, आपको बहुत बढ़िया कनेक्शंस वहां पे मिलने वाले हैं। और कुछ और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो उतने ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन आप जा सकते हैं, जिसमें से एक है हैशनोड, डेव2। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी एक्टिव हैं, लेकिन आज के टाइम पे 2026 में उतने ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ काफी सारे एक्टिव होते हैं। कुछ एलुमनी ग्रुप, कुछ ऑफ कैंपस ग्रुप, कुछ टेक कम्युनिटीज, आप वहां पर भी जुड़ सकते हैं उनमें जाके। अच्छा, कैसे आप जाके कम्युनिटी के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं? आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी अपनी अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना कम्युनिटी में? तो आपको सबसे पहले तो जाना है और आपको करना है ऑब्जर्व। भैया व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ दिस ऑब्जर्व थिंग? आपको जाना है और आपको ये देखना है कि क्या जो चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं, क्या वो बहुत ज़्यादा बिगनर लेवल तो नहीं है, या क्या वो बहुत ज़्यादा मेरे लेवल के बाहर तो नहीं है। तो आपको ये ऑब्जर्व करना है, लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये चेक करना है। आपको फिर करना है कंट्रीब्यूट, अपना वर्क शेयर करना है, और वहाँ पर जाके आपको मिलेंगे बहुत बढ़िया कनेक्शंस। तो कम्युनिटी बेस्ड हायरिंग भी एक बेस्ट अप्रोच हो सकती है। तो लेट मी रिपीट इट फॉर यू। पहला होगा एमएनसी वाला राउंड, जिसमें आप जाके एमएनसीज में अप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी आपके पास समय है, आप एमएनसीज में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फाइनल ईयर में, और अगर आप थर्ड ईयर में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड रूट था हमारा, जिसमें आप
आप लिंक्डइन पे एक अच्छा अकाउंट क्रिएट करेंगे, अपनी सोशल प्रेजेंस बनाएंगे, लोगों से कनेक्शंस बिल्ड करेंगे और उनसे रेफरल लेंगे। तीसरा राउट था जिसमें आप स्टार्टअप्स की तरफ जाएंगे, जो कि मेरे अकॉर्डिंग वन ऑफ द बेस्ट राउट रहेगा। आप स्टार्टअप्स को अप्रोच कीजिए और बहुत ईजिली आपकी हायरिंग हो जाएगी। अगर आप, हाँ बाय द वे, पैसा हो सकता है इनिशियली उतना अच्छा ना मिले। अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि स्टार्टअप में मुझे 20 लाख का पैकेज मिलेगा, तो हो सकता है ना मिले। अगर 5 लाख 6 लाख का भी पैकेज मिलता है या इवन आपको और कम भी पैकेज मिलता है, मेरा सजेशन रहेगा कि अगर जॉब ना मिल रही है उससे बेटर तो है कि भाई किसी जॉब में चले जाएं एंड कुछ महीनों का एक्सपीरियंस लें और फिर उसके बाद काम सीख के स्विच करें। ये बेस्ट अप्रोच रहती है। उसके अलावा राउट था हमारा जिसमें हम हैकाथॉन्स और कॉम्पिटिशन्स के बेसिस पे हायरिंग की अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर रहे थे। एंड 5वां राउंड था कम्युनिटी हायरिंग। अब इन सारी चीजों के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो है कि कौन कौन सी स्किल्स 2026-27 में आपको सीखनी चाहिए अगर आप प्लेसमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। कौन कौन सी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं जो ये सारे लोग फाइंड आउट कर रहे हैं अभी और जो ज्यादातर लोगों के पास नहीं है, तो मैं उनके बारे में बताता हूं। चलो सुनो ध्यान से। तो ये जो 4 स्किल्स हैं, इसमें आता है पहला MERN स्टैक डेवलपमेंट। भैया MERN स्टैक डेवलपमेंट क्यों? क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज MERN स्टैक को ही प्रेफर कर रही हैं 2026-27 में एंड बहुत सारी हायरिंग हो रही है। अगर आप ये सोचते हैं कि भैया AI आ चुका है, AI आने के बाद हायरिंग कम हो चुकी है, MERN स्टैक डेवलपर्स की जॉब जा रही है, भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है। जब AI मॉडल बन के प्रिपेयर हो जाएगा तो उसको शो करने के लिए ऐप्स या वेबसाइट्स तो चाहिए। तो जब ऐप्स और वेबसाइट्स चाहिए तो लोगों से ही कंपनीज काम करवाती है। मैं आपको एक और रियलिटी चेक देता हूँ। AI की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई जा रही है जितनी कंपनीज ने सोची है। अभी रिसेंटली आपने माइक्रोसॉफ्ट का ये वाला आर्टिकल पढ़ा होगा जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ने क्लाउड कोड को अबंडन कर दिया है क्योंकि क्लाउड कोड की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई आ रही थी और जितने पैसों में वो इंडियन डेवलपर से पहले काम करवा पा रहे थे उससे कई गुना ज़्यादा कॉस्ट उनको क्लाउड कोड के साथ देनी पड़ रही है। तो इसलिए उन्होंने उसको अबंडन करने की कोशिश की और ऐसी बहुत सारी कंपनीज ने ये कहा है कि जितना हमारा साल भर का बजट था जो हम AI पे स्पेंड करेंगे उतना तो हमारा 2 महीने में खत्म हो गया। तो अब वापस से कंपनीज लोगों की तरफ जाएंगी, मेरा भरोसा कीजिएगा। और अगर आपको ये रियलिटी नहीं लग रही तो इस क्लिप को काट के रखिएगा और अगले कुछ महीने बाद वापस जाके देखिएगा कि मैंने जो बोला था वो सही निकला या नहीं निकला। तो MERN स्टैक हमें बहुत अच्छे से सीखना है। DSA एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज समथिंग जो आपको आना चाहिए और बहुत अच्छे से आना चाहिए। भाई साहब अगर आप DSA और प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं जानते हो, याद रखना कभी भी 3 लाख 4 लाख 5 लाख से ऊपर नहीं बढ़ पाओगे। मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है बेटर पैकेज मिल जाए तुमको, लेकिन कंपनीज में ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाओगे और स्विच करने जाओगे तो भी DSA पूछा जाएगा। तो DSA एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखना ही पड़ेगा हमको, MERN स्टैक सीखना ही चाहिए हमको। और उसके अलावा जनरेटिव AI LLM डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी है, आपको OpenAI की APIs, आपको Gemini की APIs के साथ कैसे काम करते हैं वो सीखना है, आपको LangChain पढ़ना होगा, आपको RAG सिस्टम्स कैसे बनते हैं वो सीखना होगा, वेक्टर डेटाबेसेस के साथ कैसे काम करना है वो सीखना होगा। Gen AI 2026 में वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग स्किल है, सीखना ही चाहिए हमको। और आपको कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बनाने चाहिए जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए। और उसके अलावा आपको सीखना चाहिए क्लाउड कंप्यूटिंग, या फिर मैं इसको डेवऑप्स कहूँ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आप बड़े सिस्टम्स को स्केल पे नहीं बना पा रहे हैं, अगर आप क्लाउड पे उनको ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप परफॉर्मेंस को बेटर नहीं कर पा रहे हैं, अपने एप्लीकेशंस को ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप शायद एक बढ़िया डेवलपर नहीं है। तो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग सीखनी है, आपको AWS के साथ काम करना आना चाहिए, कैसे आप अपने सर्वर्स को मैनेज करेंगे, कैसे आप अपने वेब वर्कर्स को मैनेज करेंगे, कैसे सारी चीज़ें क्लाउड पे चलती हैं उनको आपको सीखना पड़ेगा। आपको यानी कि सीखना है MERN स्टैक, आपको DSA सीखना है, आपको जनरेटिव AI सीखना है और आपको सीखना है DevOps। ये 4 चीजें अगर आपको आती हैं 2026-27 में अगर आप जॉब्स की तरफ जा रहे हैं, दीज आर मोर देन इनफ। आपको इजीली कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। हाँ बाय द वे, कुछ चीजें हैं जो मैं चाहूंगा कि आप अवॉइड करें। बहुत सारे लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं। वो चीजें होंगी कि आप सिर्फ वर्डप्रेस पे जाके नो कोड डेवलपमेंट सीख रहे हैं। दोस्तों नो कोड डेवलपमेंट स्टार्टिंग के लिए तो बढ़िया, हो सकता है आपकी 30-35 हज़ार की जॉब लग जाए, लेकिन लॉन्गर रन में हो सकता है वो आपके लिए बेस्ट ना हो। बहुत सारी कंपनीज नो कोड को प्रेफर कर रही है, मैं फिर भी अभी ये कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप स्विच करते हैं तो हो सकता है कि आपकी नई कंपनी नो कोड को प्रेफर ना कर रही हो। तो नो कोड डेवलपमेंट एज अ साइड स्किल सीखना वेरी गुड थिंग। लेकिन अगर आप मुझसे कहें कि भैया क्या इसको एज अ मेन स्किल सीखना चाहिए कि मैं वर्डप्रेस पे ही वेबसाइट्स बना रहा हूं, मैं विक्स पे ही पूरी वेबसाइट बना रहा हूं, तो मेरा सजेशन रहेगा नहीं, आपको प्रॉपर डेवलपमेंट भी सीखना चाहिए। नो कोड की तरफ पूरी तरीके से मत जाओ, सीखो एग्जैक्टली क्या चल रहा है वहां पे, एक नई स्किल है जो आपके पोर्टफोलियो में ऐड होगी, लेकिन प्रॉपर उसकी तरफ ना जाना ही बेटर रहेगा हमारे लिए। उसके अलावा मैनुअल टेस्टिंग अभी हमारे लिए उतनी ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगी क्योंकि हम डेवलपमेंट रोल में जा रहे हैं। पुराने सिस्टम्स पे काम करना, एक्सेल पे बेसिकली बेसिक सिर्फ डेटा एनालिटिक्स सीखना हमारे लिए बेस्ट नहीं होगा। पुराने डिज़ाइन टूल्स विदाउट फिग्मा सीखना बेस्ट नहीं होगा। UI UX की तरफ प्रॉपरली जाना हमारे लिए शायद उतना बेस्ट नहीं होगा क्योंकि हम डेवलपमेंट जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है। एंड ये कुछ चीज़ें यहाँ पर जो मैंने मेंशन की है उनको सीखना थोड़ा सा अवॉइड करना। जो चीज़ें मैंने ऊपर मेंशन की थी, जो कि थी
आपको DSA सीखना था, आपको डेवलपमेंट सीखना था, आपको GenAI सीखना था और आपको DevOps सीखना था। याद रखिएगा आपका गोल क्या होना चाहिए। DSA में कम से कम 150 से ज़्यादा आपको लीड कोड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये एसेंशियल है। इससे पहले अगर तुम जॉब की तरफ अप्लाई करने जा रहे हो और तुम आके कमेंट में कह रहे हो कि भैया मेरी जॉब नहीं लगी, आपके पाथ को फॉलो करने के बाद भी, तो तुम गलत हो भाई। कम से कम 150 क्वेश्चन जो कि मिक्सचर होंगे इजी, मीडियम और हार्ड का, जिसमें से अगर आप ज़्यादातर इजी और मीडियम करते हैं तो भी चलेगा। कुछ अगर 10-15 भी हार्ड कर दें दैट्स मोर देन इनफ, लेकिन कम से कम 150 क्वेश्चन जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज इंप्रूव होंगी। और सीख रहे हो ना तो इसीलिए मत सीखना कि मुझे 150 का नंबर टच करना है। सीख रहे हो तो इसलिए सीखना कि वो जो 150 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा है मुझे एग्जैक्टली आता है, एग्जैक्टली क्या हुआ है यहाँ पे। मुझे उम्मीद है शायद आपको आइडिया लग रहा होगा कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। उसके अलावा MNCs के लिए, प्रोडक्ट बेस्ड के लिए, प्रीमियम कंपनीज के लिए हायरिंग के लिए DSA के क्वेश्चंस अलग होते हैं, लेकिन मेरा सजेशन है कि बेसिक लेवल एटलीस्ट DSA हमें आता हो, अरे पता हो क्या होता है, स्ट्रिंग्स आती हो, हमें हैश नोट्स आते हो, हमें लिंक्ड लिस्ट आता हो, हमें स्टैक आता हो, क्यू आता हो, हमें थोड़ा बहुत DP आता हो, ट्रीज और ग्राफ के बारे में पता हो। ये मोर देन इनफ है, इससे आपका काम काफ़ी हद तक हो जाएगा। अब मिल चुका है आप लोगों को पाथ, अब मिल चुका है आप लोगों को इनफ मोटिवेशन, अब मिल चुका है आपको प्रॉपर गाइडेंस जो कि आप फॉलो कर सकते हैं टू ग्रैब अ बेटर प्लेसमेंट फॉर यू, अगर आप एक 3rd ईयर स्टूडेंट है या फाइनल ईयर स्टूडेंट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल भी जाके भूल मत जाना जो मैंने बताया था। हो सकता है आपने नोट किया हो, नहीं किया हो तो वापस से वीडियो शुरू से देखना और जो मैंने बताया उसको स्किप कर करके नोट कर लेना, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। एक बार लिखोगे तो ज़्यादा अच्छे से आइडिया लग जाएगा चीज़ों का। उसके अलावा कुछ एक्शंस मैं आपको परफॉर्म करने के लिए कह रहा हूँ, प्लीज़ इसको करिएगा। पहला एक्शन होगा कि आप सीधा जाके अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को ठीक करो, सीधा जाके गिटहब प्रोफाइल को ठीक करो। अगर गिटहब पे अकाउंट वैसे तो एसेंशियल होता है, बनाना ही चाहिए सभी लोगों को, नहीं बनाया तो बनाओ भाई, जाके लिंक्डइन की प्रोफाइल को ठीक करो जाके। उसके अलावा डेली का टारगेट रखो, कम से कम 2 से 3 या बेस्ट रहेगा 5 लीड कोड पे क्वेश्चन सॉल्व करने। डेली कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, डेली क्वेश्चन सॉल्व करो, कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने। पैरेलली डेवलपमेंट सीखना है। मेरा सजेशन रहेगा एप्टीट्यूड और रीजनिंग और ये जो टेक्निकल स्किल्स के अंदर बाकी चीज़ें आती थी, कोर CS सब्जेक्ट्स होते उनको बाद में देखें तो वो भी बेटर रहेगा। पहले इन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करो और तभी आप जाके एक बेटर प्लेसमेंट ग्रैब कर सकते हो। तो अब हम पहुंच चुके हैं वीडियो के फाइनल पार्ट में, विच इज आउटरो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लास्ट तक। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे इतनी देर तक सुना। एंड सिर्फ सुन के काम नहीं चलेगा भाई, अब आपको कुछ एक्शंस लेने हैं। प्लीज़ उन एक्शंस को लेना स्टार्ट कीजिए, कुछ अच्छे से जो चीज़ें समझिए उनको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कीजिए। वीडियो अगर शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और नोट्स नहीं बनाए हैं तो मेरे भाई वापस जाके देखो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक, स्किप कर करके नोट्स बना लो। जब एक बार नोट्स बनाते हैं तो दिमाग में चीज़ें बहुत अच्छे से बैठ जाती हैं। तो नोट्स अगर बना लिए हैं वेरी गुड। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब इनमें काम करना स्टार्ट करना, और मुझे खुशी सिर्फ इससे नहीं होगी कि तुमने वीडियो लास्ट तक देखी। मुझे खुशी तब होगी जब तुम्हारा प्लेसमेंट लगेगा, जब तुम्हारी जॉब लगेगी, एंड जब तुम मुझे इंस्टा पे आके बताओगे कि भैया फाइनली मेरा प्लेसमेंट लग चुका है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। मुझे लिटरली तभी बहुत खुशी होती है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स बताते हैं मुझे। तो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। एंड आप शेयरिंग्स के इंस्टा पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त है जिसे आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जो ये वीडियो को देखेगा तो उसको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कॉमेंट में जाके एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं देखना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। क्या करना है आपको, कमेंट में जाना है, और अगर आपने अभी तक अपनी जर्नी स्टार्ट नहीं की है उस पेस के साथ, जिस पेस के साथ मैं चाहता हूं आप अपनी जर्नी स्टार्ट करें, तो कमेंट में जाके लिखिएगा आज की डेट। आज की डेट मतलब जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं, डेट लिखिएगा, और उसके आगे लिखिएगा आई एम स्टार्टिंग माई जर्नी ऑन दिस डेट, जो भी डेट वहां पे मेंशन है। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जब दोबारा जाके आप देखेंगे तो आपने इस डेट को शुरू करा था और आप अपने लक्ष्य के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुके हैं। थोड़े समय बाद जब कोई भी आपका कमेंट लाइक करेगा ना, तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी वहां से। एंड बाय द वे, कोडर 4.0 इज लाइव। 8 जुलाई से हमारा बैच स्टार्ट होगा, एंड अगर आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं और आपको लगता है कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, तो प्लीज़ जाके उसमें अप्लाई कीजिएगा, जाके ट्राई कीजिएगा, इंटरव्यू दीजिएगा, और अगर आपका इंटरव्यू क्रैक होता है तो आप एक ऐसे बूट कैंप का पार्ट बनेंगे जो अगले 100 दिनों में आपकी पर्सनैलिटी, आपका नॉलेज और आपके कनेक्शन सबको इंप्रूव कर देगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। पिन कमेंट जाके देख सकते हैं, वहां पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, जाके अप्लाई कर सकते हैं कोडर बूट कैंप में। एंड अगर कोई भी इशू होता है तो नीचे एक कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, इस पे कॉल कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई एम सार्थक शर्मा एंड दिस इज शेरियंस कोडिंग स्कूल। बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।